नमस्कार, 23 की परिक्रमा में आपका स्वागत है। मैं हूं महेश मिश्रा और आज हम पहुंचे हैं खंडवा विधानसभा सीट पर। 1990 से लेकर आज तक लगातार इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। कांग्रेस पूरी कोशिश में है कि बीते 30 से 35 सालों तक भारतीय जनता पार्टी ने जिस सीट पर कब्जा बनाए रखा है उसको वो जीत ले। देखेंगे इस इलाके के हालात, जानेंगे यहाँ की जमीनी सच्चाई, यहाँ कितना विकास हुआ है और क्या कमी रह गई है। मध्य प्रदेश की खंडवा विधानसभा 2018 में भाजपा ने यहां से दर्ज की थी जीत। 2018 में भाजपा के देवेंद्र वर्मा बने विधायक। कांग्रेस 2018 में दूसरे स्थान पर रही। कांग्रेस के कुंदन मालवीय हार गए थे चुनाव। करीब 20,000 वोटों से हारी थी यहां पर कांग्रेस। 2013 में भाजपा ने दर्ज की थी जीत। 2013 में भाजपा के देवेंद्र वर्मा जीते थे चुनाव। 2013 में भी कांग्रेस दूसरे स्थान पर ही रही। 2013 में भी कांग्रेस हारी थी 20,000 वोट से चुनाव। 2008 में भी भाजपा ने जीता था यहां से चुनाव। 2008 में कांग्रेस के दिनेश सोनकर हार गए थे। 2008 में करीबन 25,000 वोटों से भाजपा हारी थी। 2003 में भाजपा ने दर्ज की थी यहां से जीत। 2003 में भाजपा के हुकुमचंद जीते थे चुनाव। 1998 में भाजपा ने यहां से चुनाव में जीत दर्ज की थी। 1993 में भी भाजपा ने ही दर्ज की थी जीत। बीजेपी का लगातार खंडवा सीट पर रहा है कब्जा। कांग्रेस खंडवा सीट में दर्ज नहीं कर पाई है अभी तक कोई जीत। खंडवा शहर की सबसे बड़ी पहचान है दादाजी धूनी वाले। दादा दरबार में इस वक्त हम मौजूद हैं और दादाजी की मेरे पीछे की ओर आपको वो समाधि दिख रही है जहां पे देश और दुनिया से दादाजी के भक्त उनके दर्शन करने के लिए नित्य प्रतिदिन आते हैं। दादाजी धूनी वाले को भोले बाबा शिव जी का अवतार माना जाता था और वो कई ऐसे चमत्कार उन्होंने अपने जीवन काल में दिखाया जिसका उल्लेख अलग अलग किताबों में मिलता है और उनके भक्त आज भी उस बात का अनुसरण करते हैं। दादाजी धूनी वाले को मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में आजादी के पहले अलग अलग शहरों में एक ही समय पर एक ही टाइम पर देखा जाता था। कभी वो खंडवा में नजर आते थे और उसी समय वो नजर आते थे जबलपुर के पास में। दादाजी के चमत्कारों के चलते उन्हें देश दुनिया में न सिर्फ पूजा जाता है बल्कि उनको भगवान के रूप में माना जाता है। दादाजी के भक्तों में कई बड़े बड़े जो राजा महाराजा उस समय के जो दरबार हुआ करते थे, महाराजा हुआ करते थे, उनका भी नाम शामिल है। और ये वो धुनी है जो अखंड चलती आ रही है दादाजी के जमाने से। इस धुनी के पास ही दादाजी बैठा करते थे और उनके कई किस्सों में से एक किस्सा ये है कि इंदौर के होलकर राज के महाराजा परिवार ने एक बार दादाजी की परीक्षा लेने का मन बनाया और उन्होंने अपने एक मंत्री के माध्यम से दादाजी के पास में एक बड़ी महंगी कश्मीरी शॉल भेजी। दादाजी के पास में जो भी आता था, जो भी कोई भेंट लाता था, दादाजी उससे लेते थे और इसी धुनी में डाल देते थे, धुनी में जला देते थे। उसी तरह उन्होंने उस शॉल को इसमें लिया और जला दिया। उसके बाद में करीब एक हफ्ते बाद में महाराज ने वापस अपने उस मंत्री को भेजा और कहा कि दादाजी के पास जाओ और वो शॉल वापस लेके आओ। मंत्री घबराता हुआ आया और जब यहाँ पे पहुंचा तो दादाजी उसके मन की बात जान के बोला कि तेरे महाराज ने जो चीज मांगी है, जो भेंट मुझे चलाई थी, इस धुनी में से निकाल ले। और धुनी में से वापस से कई दिनों बाद में जो शॉल जल चुकी थी उसको निकाल के दिया। इस तरीके से दादाजी के कई किस्से हैं, कई उनके कारनामे हैं। दादाजी अलग अलग स्थानों पे एक साथ देखे जाते थे। उनकी समाधि लेने के बाद में दादाजी ने जब समाधि यहाँ पे ली है तो समाधि लेने के बाद में उनकी गादी संभाली छोटे दादाजी ने। छोटे दादाजी भी दादाजी सरकार की तरह ही बड़े चमत्कारी थे। उनकी भी समाधि यहीं इसी स्थल पर बनी हुई है। ये भी कहा जाता है कि दादाजी, बड़े दादाजी या छोटे दादाजी का आशीर्वाद देने का तरीका भी बड़ा ओघड़ तरीके का था, अवधूत थे। किसी को भी आशीर्वाद देते थे बड़ी खड़ी भाषा में देते थे। उसी तरीके से एक लड़का इस शहर में खंडवा में जिसने जन्म लिया वो आता था, कई बार गाने गुनगुनाता था, जी वो गरीब आवाजें निकालता था। दादाजी ने उसे एक बार कहा कि जा भाग जा, तू बड़ा गवैया बनेगा। और बाद में आगे जाके कहा जाता है कि वो बच्चा आगे चलकर किशोर कुमार बना। तो इस तरीके से दादाजी के कई किस्से हैं, कई चमत्कार हैं जिनको देखने के लिए, जिनको मानने के लिए देश और दुनिया से न सिर्फ उनके भक्त आते हैं बल्कि उन्हें भगवान की तरह पूजते हैं। दादाजी दरबार में हर साल मेला लगता है लगातार। मंदिर प्रशासन ने यहाँ पे एक बड़ा यहाँ पे स्थान बनाया हुआ है। बड़े स्तर पर मंदिर का निर्माण हो रहा है और 12 महीने 24 घंटे हर दिन मंदिर खुला रहता है।
यहाँ पे आने वाले सारे भक्तों को भोजन प्रसादी दी जाती है और लोग यहाँ पे आके अपनी मनोकामना मांगते हैं, मनोकामना की इच्छा रखते हैं और यहाँ पे उनकी इच्छाएं पूरी होती हैं। हम मौजूद है खंडवा में, खंडवा के घंटाघर चौक पर। यहाँ हमारे साथ में कांग्रेस बीजेपी दोनों ही दल के वरिष्ठ नेता हैं, कार्यकर्ता हैं। बात करेंगे इलाके में क्या विकास हुआ है, क्या कमी रह गई। शुरुआत करते हैं सत्ता दल से। आपकी पार्टी लंबे समय से मध्य प्रदेश में शासन में, यहाँ पे लंबे समय से आपके विधायक, पार्षद और आपके सांसद तक चुनते आए हैं, पर फिर भी ये शहर पानी के लिए प्यासा है। 225 करोड़ से ज्यादा का खर्चा होने के बाद भी शहर में पानी एक दिन छोड़कर मिलता है, ऐसा क्यों? भारतीय जनता पार्टी की, जैसा आपने कहा, मध्य प्रदेश में वर्षों से सरकार है और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो हमने समस्त वर्गों का ध्यान रखते हुए सभी के डेवलपमेंट के लिए, सभी के विकास के लिए, सभी की जरूरतों के हर तरह के काम को किया है। कांग्रेस सरकार कभी दिग्विजय सिंह की गवर्नमेंट होती थी, उस समय उन्होंने इस बात को मना कर दिया था। वो संभव किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। आज यहाँ पर हमने नर्मदा का जल लाया। भारतीय जनता पार्टी के साथ में खंडवा कल भी था, आज भी और आगे भी रहेगा और पानी की व्यवस्था उन्होंने की है, शहर को पानी दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है, देखिए, नर्मदा लाइन में भ्रष्टाचार हो, ये बात तो सिद्ध हो चुकी है। उसके लिए इन्होंने जो 137 करोड़ रुपए जो पास कराए हैं, वो इस बात का प्रमाण है कि वो जो योजना, जो 106 करोड़ रुपए की योजना थी, वो भ्रष्टाचार की देन चढ़ चुकी है। इसलिए उन्होंने 137 करोड़ रुपए भी पास किए। आपकी पार्टी की भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। आपके साथी, आपके शहर के निवासी भले विपक्ष के, पर उनका कहना है भ्रष्टाचार में आगे पार्टी। देखो, विपक्ष का तो काम है जो मुंह में आए बको, है ना, लेकिन सच्चाई इन्होंने देखी। कोरोना काल जैसे में यहाँ पर इंदौर, भोपाल, बैतूल, ग्वालियर तक के लोग यहाँ पर एडमिट हुए हैं, उनका इलाज हुआ, यहाँ से स्वस्थ होकर गए। डॉक्टर साहब, कुछ घंटे पहले आप खंडवा के शहर अध्यक्ष बने कांग्रेस पार्टी के। लंबे समय बाद में कांग्रेस का ये पद यहाँ पे भरा गया है। पेशे से आप डॉक्टर ने, बात हॉस्पिटल की हो रही है। सरकारी अस्पताल के इतने बुरे हालात हैं यहाँ पे? सरकारी अस्पताल के जो हालात हैं वो किसी से छुपे हुए नहीं है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटती हैं कि जिसके कारण से जनता में आक्रोश होता है। खास तौर से जब मैं एज मेडिकल मैन भी आप मुझसे बात करते हैं तो मुझे भी आक्रोश होता है। मैंने भी एक लंबे समय तक उसी हॉस्पिटल में सेवाएं दी हैं। 2003 के पहले तक लंबे समय तक यहाँ पे सरकारें तो आपकी रही, इस बीच में भी आपको मौका मिला, केंद्र में सरकारें आपकी रही। जब ये हालात क्यों नहीं सुधर पाए? क्या जब बहुत बेहतर थे और उसके बाद में जब रिजीम चेंज हुआ, बीजेपी आई, तो हालात बिगड़े? बीजेपी आई, इससे हालत और ज्यादा बिगड़े। जैसा आपने कहा कि पहले अच्छे नहीं थे, तो शायद इतने बुरे भी नहीं थे। समय बीता, फर्क आया, टेक्नोलॉजी बदली, पर हालात नहीं बदले। क्या आपको लगता है कि इनके कार्यकाल में आपके यहाँ का अस्पताल ज्यादा बेहतर था, आपकी पार्टी आने के बाद में ज्यादा खराब हुआ? कार्यकाल तो शुरू से इनका ही रहा है। भाजपा अभी 20 सालों से, 14, 15, 20 सालों से यहाँ पे है, ये प्रदेश में जो भी है, शुरू से तो यही राज करते आ रहा है ना, और हालात बस से बदतर ही हुए। भारतीय जनता पार्टी ने बेहतर योजनाएं दी हैं, लगातार योजनाएं दी हैं। लाडली बहना हो या लाडली लक्ष्मी हो, क्या तोड़ है आपके पास? लाडली बहना योजना जो अभी भारतीय जनता पार्टी ने, उसमें उन्होंने जो क्राइटेरिया निर्धारित किया, तो उसमें तो बहुत सारी महिलाएं छूट रही है। हमारी पार्टी आएगी तो पूरे समय, शुरुआत के समय से ही इस योजना को लागू करेंगे, नारी सम्मान योजना के रूप में, और सारी महिलाओं को देगी जो उसके अंदर मतलब योग्य होंगी। सारी महिलाओं को हमारे द्वारा ये योजना दी जाएगी हमारी सरकार आने पर। उनकी सरकार आएगी, योजनाएं बेहतर आएंगी। और राहुल गांधी की यात्रा आपके जिले से जब से होकर गुजरे, कर्नाटक के चुनाव के बाद में कांग्रेस में बहुत उत्साह है। क्या लगता है कि चुनाव जीतेंगे? पहली बात तो मैं हमारे कांग्रेसी भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि लाडली बहना योजना को इन्हें अपना लिया और उन्होंने बोला है कि हम भी इसको लागू करेंगे। तो पहली बात तो लागू करने की इनको जरूरत नहीं, क्योंकि लागू अभी से हो रही है और आगे भी सरकार हमारी बनने जा रही है। जो यहाँ पे लंबे समय से, लंबे सालों से जो टिके हुए 18 महीने की सरकार में आपने क्यों नहीं हटाया? सांसद भी तो आपके यहाँ पे रहे, अरुण भाई। अरुण भाई ने जो किया वो किया, लेकिन अभी रोडों की हालत आप देख लीजिए। सारे शहर में गड्ढे ही गड्ढे हैं, लोग पौधारोपण कर रहे हैं उस गड्ढों में, लेकिन इनको बिल्कुल शर्म नहीं आ रही कि उन गड्ढों को ऊपर सुधारा जाए। आपकी सरकार है, आपके शहर में आपकी स्थानीय स्तर पर सरकार है, पर फिर भी इस इलाके को रेलवे लाइन से जोड़ने के लिए एक ही ब्रिज है आपके पास में, रेलवे ओवर ब्रिज। दूसरे ब्रिज की लंबे समय से डिमांड क्यों नहीं बन पा रहा है? उसके लिए प्रयास जो है किए जा रहे हैं और शीघ्र ही द्वितीय रेल ब्रिज की सौगात मिलेगी। आपकी आने वाले 6 महीने बाद, 4 महीने बाद आप लोगों को इलेक्शन में उतरना है, इलेक्शन में जाना है। कितने कॉन्फिडेंट है कि इस गढ़ को फिर से बचा पाएंगे?
बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है वो उसको देख के लगता है कि हम लोग 200 प्लस सीट के साथ में मध्य प्रदेश में सरकार बनाएंगे। आपके शहर में एक उद्योग के लिए जगह आरक्षित की गई है। विरोधियों का ये आरोप है कि व्यापारियों का ये कहना है कि बाबा रामदेव को 1 रुपए स्क्वायर फीट में जमीन देते हैं, वहाँ पे 150 रुपए स्क्वायर फीट में जमीन दी जा रही है। देखो, हर प्रदेश का अलग अलग लोकेशन रहती है। यहाँ भी हमारे अभी प्रदेश के मंत्री आए थे, सूक्ष्म लघु उद्योग मंत्री अरविंद सकलेजा जी, उनने कहा, व्यापारियों की एक बैठक बुलाई थी, उन्होंने कहा आप व्यापार में आगे तो आओ, आप जो बोलेगे उस रेट पे हम जमीन देंगे। व्यापारी ने स्वीकार भी किया। आपसे मेरा एक सवाल है, इसके पहले जो अस्पताल की बात हो गई, आप लंबे समय बाद में कोई शहर अध्यक्ष के रूप में आप आज यहाँ बैठे हैं। आपकी पार्टी में गुटबाजी के चलते, 2 धड़ों के गुटबाजी के चलते 1.5 साल 1.25 साल तक यहाँ कोई शहर अध्यक्ष बन नहीं पाया। क्या अब पार्टी के गुटों में एकता हो पाएगी आपके अध्यक्ष बनने के बाद? देखिए, गुटबाजी तो हर संगठन में होती है, उसमें कोई बहुत बात नहीं है। जो चर्चित होते हैं उनके चर्चा हो जाती है, तो उससे हम लोग ऊपर उठेंगे और संगठन को एक करेंगे और संगठन को सामने लेकर के आएंगे। आपको भविष्य में दिखेगा। लगभग 30 साल से ज्यादा से भारतीय जनता पार्टी काबिज है इस इलाके में। भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, कैसे तोड़ेंगे इस किले को? लोगों को इस बात से अवगत कराएंगे कि जो पिछले 20 सालों में कांग्रेस के समय में जो काम था और पिछले 20 साल जो काम हुआ उसमें अंतर देख लीजिए। गैस का सिलेंडर क्या भाव हो गया है, 1400 रुपए सिलेंडर जो 500 रुपए का था। जो लोगों को रोजगार की बात देने की बात कही थी वो कहाँ है? ऐसी तमाम बातें, उन बातों लोग अवगत कराएंगे। संगठन डॉक्टर साहब के नेतृत्व में मजबूत होगा तो अवश्य 2023 का चुनाव कांग्रेस जीतेगी। तो ये है खंडवा के कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता, जिनका कहना है कि अगला चुनाव वो यहाँ से जीतेंगे। कांग्रेस इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट है कि राहुल गांधी की यात्रा उन्हें यहाँ पे कहीं ना कहीं उनका वोट बैंक को, उनका वोट प्रतिशत बढ़ाएगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि बरसों से उनका जो गढ़ रहा है उसको वो बचा पाएगी। ये क्षेत्र में तो शायद बहुत कम आते हैं, जनता से कोई मिलते ही नहीं है। आगे बस सिर्फ चुनाव के टाइम पे ही देखा है। आते रहते हैं, जब कुछ काम पड़े जब बुलाते हैं, जब आते हैं। पानी भी नहीं है, लाइट भी नहीं है, शेरा खदान में विधायक कोई भी नहीं आता है। कई काम करवाए उन्होंने, अभी बीच में शौचालय की भी प्रॉब्लम हो गई थी, पीछे शौचालय वगैरह का पूरा काम करवाया उन्होंने। परेशानी है, पानी की, बिजली की बिल भी बहुत ज्यादा दे रहे। पहले बोले कि माफ हो गए ना, बोले कि बहुत भी ज्यादा बिल दे रहे हैं। विधायक जी का कार्यकाल तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा। खंडवा शहर का जनता जो भोली भाली है, भारतीय जनता पार्टी को हमेशा जिताती है, उनको बेवकूफ बनाने का काम करती है भारतीय जनता पार्टी। ग्रामीण स्तर पर विधायक जी ने अभी तक कोई काम नहीं किया है। जो खेती की बात करें अगर, तो पिछले कुछ सालों से खेती बड़ी मुश्किल हो रही है। गांव में पानी की बहुत समस्या है, बस एक ट्यूबवेल है, उससे भी बराबर पानी नहीं मिल पाता, 2-3 घंटे चलता है और बंद हो जाता है। हमारे यहाँ परेशानी पानी की बहुत है। आज कितने साल से वहाँ कॉलोनी बनी है, वहाँ पानी पीने का बिल्कुल नहीं है। विधायक आते नहीं है, यहाँ चुनाव होते जब एक राउंड मार जाते बस। सरकार जिम्मेदार है ये, और कौन करेगा। ऐसा जल स्त्रोत तो घटता बढ़ता रहता है और समस्या तो आती रहती, पर वो ध्यान नहीं दे पाते। उन पे बोल के गए थे चुनाव के समय में कि चेक डैम में बना देंगे, रास्ता बना देंगे। सर कोई वो नहीं है। जिनको मुझे हमको बहुत दिन से वो मकान देखो ना, अभी फूटा मकान है, इसमें गल रहा है, पूरा दीवारें गिर गई है। 1 रुपया मिल नहीं रहा है, बहुत ज्यादा भारी स्थिति खराब है। इस पे प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। खुले रूप से प्रशासन से मेरा निवेदन है कि किसानों के बीच आए। हमारे जो भी विधायक प्रतिनिधि हो, विधायक जी है, सांसद जी है, जो हमारे और भी कृषि से जुड़े मंत्री लोग हैं, ये विशेष तरीके से किसानों पे ध्यान दे। कई बार मैंने शासन प्रशासन से आंदोलन करके सर्वे करवाए, किसानों को जो भी फायदे दिलवाए। गाँव में परेशानी है, पानी की है और क्या। वैसा विधायक जिसने सबके लिए काम किया, कोई जाति नहीं, कोई पंथ नहीं, सबके लिए काम किया। और खंडवा शहर के अंदर विकास आप देखिए, चल के मैं गिनाने को तैयार हूँ। कांग्रेस ने खंडवा में पिछले 3 चुनाव लड़े हैं नर्मदा जल के मुद्दे पे। तीनों मुद्दों जनता ने नकार दिया। वर्तमान में जो विधायक जी का काम है, कम से कम 50% का काम विधायक जी कर चुके हैं और 30% का काम अभी चल रहा है, यानी 80% का काम चालू है खंडवा शहर के अंदर। विकास के जैसे तो CM राय स्कूल हमारे यहाँ आया,
मेडिकल कॉलेज आया। अगर नर्मदा जल की बात करें तो अपना अभी 15 करोड़ रुपए की पाइपलाइन उन्होंने स्वीकृत कराई और शहर में चारों तरफ रोडों का एक माया जाल बिछा हुआ है। किसानों की या ग्रामीण क्षेत्र में, खंडवा विधानसभा की अगर बात करें और ग्रामीण क्षेत्र में, तो सड़कों का जाल बिछाया है। आप किसी भी गांव में कनेक्टिविटी ऐसी कर दी है कि इस गांव से उस गांव और उस गांव से, मतलब एक गांव से दो गांव और दो गांव से तीसरे गांव आप पहुंच सकते हो। ये हमारे विधायक जी की उपलब्धि है। मुझे गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति अंतिम व्यक्ति तक का विकास पे की राह पर चल रही है और हमारे माननीय विधायक देवेंद्र वर्मा जी इसको भली प्रकार से निभा रहे हैं। आप देखें, शहर का कोई भी व्यक्ति, गरीब से गरीब व्यक्ति भी अगर विधायक जी के निवास पे गया है देवेंद्र वर्मा जी के यहाँ, तो बिना चाय पानी के, बिना उसकी बातें सुने, पूरे सम्मान के साथ अतिथि देवो भव, पितृ देवो भव, इस भाव से चलने वाले हैं। बहुत संस्कारी आदमी हैं। हमारे साथ मौजूद है विधायक खंडवा देवेंद्र वर्मा जी। वर्मा जी पहला चुनाव पंधाना से जीते थे, उसके बाद में 3 बार चुनाव यहाँ खंडवा से जीते हैं, 4 बार के विधायक रहे आप। आपका जो इलाका है, इस इलाके में पानी की बड़ी परेशानी है। लोगों का कहना है कि जो पानी जितनी दरकार खंडवा शहर को है, उसके मुकाबले आधा ही पानी मिल पाता है। क्या कारण है? ऐसी कोई समस्या तो नहीं है। हम वर्षों से खंडवा शहर में टैंकरों से पानी सप्लाई होते देख रहे थे। हमने उस व्यवस्था को अच्छे से अच्छा करने का काम करा है और वर्तमान में हमारे किसी वार्ड में रेयर केस में पानी टैंकरों से सप्लाई हो रहा हो तो हो रहा हो, लेकिन 100% लोगों के घर में नल के माध्यम से पानी पहुंच रहा है और ये एक हमारी उपलब्धि है। सड़कों को लेके, ट्रैफिक को लेके भी लोगों में एक बात को लेकर नाराजगी है कि शहर के दोनों हिस्से को जोड़ने के लिए जो फ्लाईओवर्स बनने हैं, एक ही फ्लाईओवर है, दूसरा है उसका काम रुका हुआ है। आउटर रिंग रोड की बात करें तो रिंग रोड तो बनाया गया, पर वो रिंग रोड ना होके MR रोड होके रह गया है। तो इन समस्याओं को क्यों निजात नहीं किया पा रहा, इनका हल क्यों नहीं निकल पा रहा है? देखिए, कोई भी शहर अगर बढ़ता है तो कहीं ना कहीं सड़कों के माध्यम से ही बढ़ता है। अच्छी सड़कें शहर को आगे बढ़ाने का काम करती हैं और इस कड़ी में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, हमारे परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने जिस प्रकार के पूरे देश में सड़कों का जाल बिछाया है, उस कड़ी में हमारे इंदौर से इच्छापुर 4 लेन बनने जा रहा है। आने वाले समय में इलेक्शन है, किस तरीके से देखते हैं कांग्रेस के चैलेंज को? कांग्रेस किसी प्रकार की कोई चुनौती नहीं है। उनको हम यही कहेंगे कि निश्चित ही वो जिनका कोई अभी लीडर नहीं है, जिनका कोई नेता नहीं है, जो अपना जिलाध्यक्ष मतलब कैप्टन नहीं तय कर पा रहा है, मुझे नहीं लगता कि उनकी किसी प्रकार की चुनौती है। और हम एक बार पुनः मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से बनेगी। देवेंद्र वर्मा जी जिनका कहना है कि इलाके में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलेगा और मध्य प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इस वक्त हमारे साथ है कुंदन मालवीय जी। आपने पिछला चुनाव कांग्रेस के टिकट से खंडवा विधानसभा सीट से लड़ा था, इस बार भी आप प्रबल दावेदार हैं। कुंदन भाई, क्या मुद्दे होंगे इस चुनाव में आपके और क्या आपके विकास के वादे रहेंगे? सबसे पहला मुद्दा जो बेसिक बात है कि ये खंडवा विधानसभा क्षेत्र जो है अपने पिछड़ेपन के लिए अब कुख्यात हो चुका है। यहाँ पर विकास के नाम पर केवल वादे और वादों के अलावा कुछ नहीं। और इसकी सबसे बड़ी समस्या इस खंडवा विधानसभा क्षेत्र की जो है, जो भारतीय जनता पार्टी को लगातार जीत देते आ रही है, वो है यहाँ की सांप्रदायिक सोच। भारतीय जनता पार्टी, RSS जैसे संगठनों ने इस खंडवा शहर को और इस विधानसभा को सांप्रदायिकता से इतना ज्यादा घायल कर दिया है कि यहाँ पर मतदाता जो है इस सोच के आगे बढ़ नहीं पा रहा। बीते चुनाव में कहाँ कमियां रह गई थी कि जो रिजल्ट थे वो आपके मनमाफिक नहीं आ पाए? देखिए, पिछले चुनाव में भी कमोबेश एक स्थिति ऐसी थी
जब सांप्रदायिकता की बात बहुत उभर कर सामने आती है, चुनाव में हर बार आती है, लेकिन पिछले चुनाव में मैं इसे शिकायत तो नहीं कह सकता, लेकिन मुझे समय बहुत कम मिला। पार्टी आपकी यहाँ पे अभी भी धड़ों में बटी नजर आती है। बात खंडवा की करें, उसी का नतीजा है कि एक 1.25 साल बाद में आज आप एक शहर अध्यक्ष बना पाए। गुटबाजी का ये नतीजा है। आप लोग दावा करते हैं सीट जीतने का, आप दावा करते हैं सरकार बनाने का, पर एक शहर अध्यक्ष बनाने के लिए भी आपकी पार्टी के सारे धड़े एक मत नहीं हो पाते। इस चुनौती से कैसे निपटेंगे? अगर इसका मैं जवाब दूं तो सीधा सीधा ये कहना चाहता हूं कि शिवराज सिंह रात में जब सोते हैं तो सुबह इस उम्मीद के साथ जगते हैं कि उनके खिलाफ कोई उनकी पार्टी में बगावत न मचाए। तो राजनीतिक दलों में इस तरह का जो व्यवहार होता है, जिसको आप गुटबाजी का नाम देते हैं, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो ऐसी मूलभूत सुविधाओं की हत्या करके भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल सांप्रदायिकता की घोड़े पर बैठकर चुनाव जीतने के अलावा और कुछ नहीं कर पाते हैं। तो ये मालवीय जी जिनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक तत्वों का साथ देती है, सांप्रदायिकता के नाम पे यहाँ से चुनाव जीती है। यदि पार्टी में एक बार फिर से यहाँ से मौका मिलता है चुनाव लड़ते, तो इलाके का विकास करेंगे, नर्मदा का पानी लाएंगे। इस वक्त हमारे साथ हैं एडवोकेट यशवंत हीरालाल सिलावट जी। आप कांग्रेस से नेपाल नगर और बुरहानपुर विधानसभा के प्रभारी हैं, चुनाव सीट के विधानसभा के प्रभारी हैं, साथ ही खंडवा सीट से आप दावेदारी भी जता रहे हैं। आपके पिता इस इलाके से चुनाव जीते, हीरालाल जी मंत्री रहे सरकार में। पार्टी में इतना लंबे समय काम करने के बाद में आप टिकट मांग रहे हैं, क्या बेस है, क्या इलाके के लिए काम किया हुआ है आपने? पिताजी के समय से ही मैं राजनीति में था। हर गांव में, ब्लॉक में, संगठन में, सेक्टर में मैं जाता हूं। मेरे व्यक्तिगत संपर्क हैं, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से हैं, व्यक्तिगत संपर्क हैं, और जो वहां की मुद्दे हैं, तकलीफें हैं, उनको जानने की कोशिश करता हूं और जहां तक होता है उसको दूर करने का प्रयास करता हूं। क्या विजन, क्या प्लान है आपके पास में खंडवा के विकास के लिए, खंडवा विधानसभा के विकास के लिए? आपको मौका मिलता है, यदि विधायक बनते हैं तो क्या विजन है आपके पास? सर, लगातार 35 सालों से बीजेपी का सांसद रहा है। 5 साल अरुण भाई को मिले थे, उसके बाद में 35 साल से यहाँ पर विधायक बीजेपी का है। मगर आप देखेंगे, आप वो 2 दिन से बुरहानपुर नेपा नगर में थे, उसके मुकाबले क्या स्थिति खंडवा की है। इतना बड़ा जंक्शन होने के बाद में, जिला होने के बाद में क्या स्थिति है यहाँ? कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है यहाँ पर रोड नहीं है, यहाँ प्रॉपर नालियां नहीं है। आज भ्रष्टाचार में इतना मामला है कि ठेकेदारों का हौसले बने हुए हैं। आम जनता का विकास करेंगे, रोजगार लाएंगे, यही मुद्दे लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी, आपने कहा 35 साल से यहाँ पे पावर में है, भ्रष्टाचार बहुत कर रहे हैं, पर आपकी पार्टी में भी तो गुटबाजी चरम पे है। लंबे समय बाद में आप जाके तो आप शहर अध्यक्ष बना पाए, इसे कैसे उभरेंगे आप? सब कुंभा जब बड़ा होता है तो कहीं ना कहीं बर्तन खटखटाते हैं, लेकिन सब चीजों को पीछे छोड़ते हुए आज हमारे शहर अध्यक्ष जी की घोषणा हो गई है। हमें बहुत अनुभवी, बहुत सिंसियर हमको शहर अध्यक्ष मिला है, और इनके साथ अगर हम कंधे से कंधा मिला के चलेंगे तो निश्चित हम चुनाव जीतेंगे। ये थी खंडवा विधानसभा, जहां के विकास को लेकर कांग्रेस के और भारतीय जनता पार्टी दोनों के ही अलग अलग दावे हैं। वहीं जनता की बात माने तो इलाके में आज भी पानी की कमी है और यहां पर सड़कों के एक बड़े जाल की कमी है। शहर के अंदर यातायात को लेकर बड़ी परेशानियां हैं। दोनों पार्टियों के अपने अपने दावे हैं, पर दोनों में से सही कौन है और कौन झूठा है, इसका फैसला खंडवा की जनता आने वाले चुनाव में करेगी। कैमरा पर्सन राहुल शर्मा के साथ महेश मिश्रा, NS 24x7 खंडवा।